उजांग आईएएस एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग देखेंगे एनसीईआरटी का मानचित्र चैप्टर जो है ज्योग्राफी में उसको। आप सभी को गुड मॉर्निंग। सबसे पहले लाइव में आप सभी जुड़ जाएं और अपने दोस्तों में शेयर कर दें ताकि अधिक से अधिक लोग जुड़ सके इसमें। और आज के लाइव सेशन को हम लोग बहुत ही अच्छे तरीके से एंजॉय करेंगे। तो बताएं आप सभी कैसे हैं। गुड मॉर्निंग उजांकियन कशिश, सूरज रानी गुड मॉर्निंग, अनु, रोहित तिवारी, कृष्णा ठाकुर। चलिए आप सभी जुड़ जाएं। उसके बाद हम लोग आज के लाइव सेशन को बहुत ही अच्छे तरीके से समझने का प्रयास करेंगे। ठीक है, आज बेसिकली जो समझने वाला चीज है वो क्या है, देखो जो मैप का तुम्हारा ये क्लास है इसमें ना कभी कभी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, जैसे जीआईएस से, ठीक है, ज्योग्राफिकल इंडिकेशन सिस्टम, जीपीएस से, जनरल पैकेज सर्विसेज। ठीक है, तो आपको क्या करना है, बहुत ही शानदार तरीके से जो भी क्लास में यहाँ पे क्वेश्चन कराया जाएगा उसका और छोर को समझने का प्रयास करना है। ठीक है, मान लो अगर तुम्हें मानचित्र से मैं 10 क्वेश्चन करवा रहा हूं, कितना 10 क्वेश्चन, ठीक है, प्लस इसमें पॉलिटी के क्वेश्चन रहेंगे 2 और हिस्ट्री के क्वेश्चन रहेंगे 2, ठीक है, और करंट अफेयर के 2। तो तुम्हें ये वाला भी सेक्शन में धीरे धीरे कंप्लीट करवा रहा हूं। और जो एनसीईआरटी है क्लास 6 चैप्टर 4 आज मानचित्र है। तुम्हें क्या करना है कि बहुत ही ध्यान से जो भी क्वेश्चन हम करा रहे हैं ना, बस एनसीईआरटी को का जो भी वो चैप्टर है उसे उठा के पढ़ लेना। जैसे मानचित्र हम पढ़ा रहे हैं तो तुम्हें वो चीज कर लेना। ठीक है, आपकी तैयारी बेहतर होती चली जाएगी। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। अब आज का जो हमारा पहला क्वेश्चन है वो क्या है, आपके स्क्रीन के ऊपर कहता है फर्स्ट क्वेश्चन कि निम्नांकित में से कौन जीआईएस का अवयव है। ठीक है, निम्नांकित में से कौन जीआईएस का अवयव है। अब आप इसका आंसर करोगे आंकड़ा ए बी सी डी। निवेश प्रमाणन उपपद्धति, प्रतिवेदन उपपद्धति, भंडारण तथा पुनः प्राप्ति उपपद्धति, युक्ति युक्त तथा समीक्षा उपपद्धति। अब आपको अगर आपने जीआईएस पढ़ रखा होगा तो आप इसका आंसर आराम से देंगे। ठीक है, जीआईएस कहने का मतलब क्या हो गया कि ज्योग्राफिकल, ठीक है, इंडिकेशन सिस्टम। ठीक है, तो ये इसका जो अवयव है इससे आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है एबीसीडी में क्या होगा। ठीक है, फर्स्ट का बी सी बी, बहुत बढ़िया, बहुत मिक्स आंसर आ रहा है। किंग ऑफ जहानाबाद गुड मॉर्निंग सर, आप सभी को गुड मॉर्निंग। चलिए बताइए आंसर क्या हो जाएगा फर्स्ट वाले क्वेश्चन का। देखो इसके अगर आप जीआईएस पे अच्छे से अध्ययन किए होंगे तो इसका जो अवयव यहां पे पूछ रहा है, यानी कंपोनेंट जो पूछ रहा है आपसे, उसमें क्या हो जाएगा आंसर, डाटा स्टोरेज एंड रिट्राइवल सबसिस्टम। यानी कि आपका जो जीआईएस है पहले क्या करेगा, किसी भी क्षेत्र का इंडिकेशन करने के लिए वो क्या करेगा, स्टोर करेगा। क्या करेगा, स्टोर करेगा। ठीक है, यानी कि भंडारण करने का वो काम करेगा। उसके बाद आप उसका क्या करेंगे, पुनः प्राप्ति उपपद्धति, यानी कि उसे ऑफलाइन भी आप चीजों को देख सकेंगे किसी एरिया के बारे में। सर मैं एग्रीकल्चर से पढ़ा हूं, बीएससी किया हूं, मुझे आईएफएस क्या लिख रहे हैं, इन्फोसिस में जाना है, बता दीजिए कि हम कैसे जाएं। सही उत्तर बी होगा, उजांकियन दिव्य दृष्टि। गुड मॉर्निंग सर, फर्स्ट का सी। अच्छा, जैसे एक बोल रहे हैं कि सही आंसर बी होगा, आंकड़ा प्रतिवेदन उपपद्धति। नहीं, इसमें आपका भंडारण भी जाएगा। ठीक है, भंडारण एवं पुनः प्राप्ति उपपद्धति, यानी कि स्टोरेज एंड रिट्राइवल सबसिस्टम, इसका आंसर हो जाएगा फर्स्ट का। ठीक है, मानचित्र आपका चैप्टर का नाम है ज्योग्राफी एनसीईआरटी। आपका जो क्वेश्चन है बहुत शानदार तरीके से हम यहां पे लेके आते हैं, बहुत छाट के। ठीक है सर जी, इतनी देर से आप मुझे पढ़ा रहे हैं तो सर अब ये भी बता दीजिए कि हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स इंग्लिश मीडियम से ज्यादा होते हैं, तो हिंदी वालों को ज्यादा सिलेक्शन होना चाहिए ना, और कम सिलेक्शन क्यों होता है। चलिए बहुत बढ़िया है। देखो समाज में जो टेंडेंसी है ना, कभी कभी उस धारा के साथ भी जो प्रवाह में है बहना पड़ता है। ठीक है, धारा के विरुद्ध हमेशा नहीं चला जाता है। ठीक है, अभी का जो इंडियन कल्चर में टेंडेंसी है, आपको भी पता है कि जो
पेरेंट्स हैं, जो माता पिता है, अगर उसका छोटा सा बच्चा है, ठीक है, 11-12 तक भी नहीं पहुंचा है, और अगर वो इंग्लिश बोलता है तो माता पिता खुद ही गर्व महसूस करते हैं। समझ रहे हैं ना? तो ये एक मनोवृत्ति में ये चीजें छा गई हैं। और हिंदी मीडियम, इंग्लिश मीडियम, ऐसा कुछ नहीं होता है। अगर आप अच्छे से मेहनत कर रहे हो तो हिंदी मीडियम से तैयारी कर रहे हो तो आपकी सफलता वहां भी निश्चित है ना? तो ये एक समाज में फैल चुका है कि भैया मेरा बचवा इंग्लिश बोल लेता है, आजकल तो खाली इंग्लिश से बोलता है, इंग्लिश से में इसका अच्छा नंबर आता है। बताइए अगर हम गलत हैं तो आप हमें बताएंगे। तो कहता है निम्नलिखित में कौन सा सुमेलित नहीं है? प्रदर्शन विधि और उपयोग, इधर लिखा हुआ है डिस्प्ले मेथड एंड यूजेज। अब क्वेश्चन क्या है? बिंदु मानचित्र, चक्र रेखा, वर्णमात्री और समताप रेखाएं, जनसंख्या विन्यास, भूमि उपयोग आंकड़े और जनसंख्या घनत्व और जल का वितरण। सेकंड नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा आप बताएंगे। अब देखो, अगर बिंदु मानचित्र देखोगे तो एनसीईआरटी वाले बुक में जब आप देखोगे तो भारत का जो जनसंख्या है, ठीक है, उसके विन्यास को दर्शाने के लिए क्या किया गया? उसमें ड्रॉप बनाया गया है, क्या? बिंदु लगाया गया है, ठीक है। और जहां पे जितना ज्यादा जनसंख्या है वहां पे उतना ज्यादा बिंदु को संघनित करके दिखाया गया, जैसे दिल्ली हो गया, बिहार हो गया, ठीक है, बंगाल हो गया, तो इस तरीके से। तो फर्स्ट जो है बिंदु मानचित्र वो बिल्कुल सही है। चक्र रेखा यानी कि भूमि उपयोग का आंकड़ा जो हम लोग निकालते हैं वो चक्र रेखा में ही निकालते हैं, ये भी सही है। जनसंख्या घनत्व को वर्णमात्री में दिखाया जाता है, लेकिन समताप रेखाओं के लिए जल का वितरण ना होके यहां पे क्या हो जाएगा? तापमान, यानी कि विभिन्न क्षेत्रों में तापमान क्या है उसको डिनोट करने के लिए अलग अलग क्षेत्र में अगर अलग अलग तापमान है तो उसके लिए अलग अलग रेखाएं इस तरीके से बना दी जाती हैं, समताप रेखाएं, ठीक है। तो अगर यहां 30 डिग्री है तो 30 डिग्री वाला ये एरिया हो गया, 40 है तो 40 डिग्री वाला एरिया हो गया, 20 डिग्री है तो 20 डिग्री वाला एरिया हो गया। तो आंसर डी हो जाएगा, ठीक है। पूछा है कौन सुमेलित नहीं है, आंसर डी। आगे बढ़े, चलो। तत्वबोध का टेस्ट सैटरडे को होगा, तुम लोगों को देना है, फ्री टेस्ट है ये, उजांग टेस्ट प्रैक्टिस पे डाउनलोड कर लेगा ओटीपी। कमेंट आप लोगों का बहुत स्लो आ रहा है, कमेंट कीजिए आप सभी, ठीक है। यूपीएससी 2023 के जीएस पेपर का फ्री ऑल इंडिया मॉक प्रीलिम्स आपका 11 बजे है सैटरडे को, ठीक है। जिस तरीके से वो मौर्या थी, टॉप की थी, ठीक है, पिछले नीतिशार वाले टेस्ट में, आपको भी ये टेस्ट देना है। निम्नलिखित कथन पर विचार करते हुए सही उत्तर का चयन करें। कहता है सुदूर संवेदी तथा भौगोलिक सूचना तंत्र दोनों ही स्थानिक महत्व की परिघटनाओं के विश्लेषण से संबंधित है। यानी कि क्वेश्चन किससे पूछ रहा है? आईआरएस टेक्नोलॉजी से, यानी कि इंडियन रिमोट सेंसिंग जो टेक्नोलॉजी है उसके बारे में ये क्वेश्चन है, ठीक है। सर कैसे एडमिशन लें इसमें बता दीजिए। प्रणाम सर जी, राइट सर जी, लेफ्ट सर जी, बहुत बढ़िया। तो आईआरएस टेक्नोलॉजी को जो भौगोलिक सूचना आप कलेक्ट करते हो, आईआरएस टेक्नोलॉजी में क्या होता है कि सिंपल वे में समझना, मान लो एक सैटेलाइट है, ठीक है, और आईआरएस टेक्नोलॉजी से ये युक्त है। ये अब यहां पे मान लो भारत में किसी जगह में सोना है, क्या है? सोना है, मतलब ये नहीं कि नींद लेना है, सोना है, चांदी है, कोयला है। तो अब क्या किया जाएगा? कंप्यूटर के माध्यम से इस टेक्नोलॉजी में पहले ही सोना, चांदी, कोयला जितना भी है उसका जो है एक तरंग जो है गुजारा जाएगा उससे, और इस कंप्यूटर को बता दिया जाएगा कि इस मटेरियल से अगर इस तरह का वेव्स निकल रहा है, रेज निकल रहा है, इसका मतलब ये गोल्ड है, ठीक है, कोडिंग कर दिया जाता है। अब ये जो आईआरएस टेक्नोलॉजी एक वेव्स छोड़ती है, तरंग छोड़ती है पूरे धरातल पे, ठीक है। अब ये जब वेव्स छोड़ेगा और जो चीज इसको धरती में जहां मिल जाए, पानी मिल जाए, खनिज मिल जाए, कोयला मिल जाए, यूरेनियम मिल जाए, ये तुरंत डिटेक्ट करके बताएगा कि हाँ भैया यहाँ पे जो भौगोलिक सूचना मिल रही है उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे ये चीजें मौजूद हैं, ठीक है। तो ये जो सूचना तंत्र है दोनों ही स्थानिक महत्व की परिघटनाओं के विश्लेषण से संबंधित है, विश्लेषित करती है, ठीक है। अब इसमें भी एक होता है डायरेक्ट और एक इनडायरेक्ट। जो आईआरएस टेक्नोलॉजी होता है उसमें एक क्या होता है? डायरेक्ट और एक इनडायरेक्ट। डायरेक्ट वाले में क्या होता है कि आपका जो आईआरएस है वो डायरेक्ट वेव्स छोड़ेगा और उसके बाद सूचना को ग्रहण कर लेगा। लेकिन इनडायरेक्ट में क्या होता है?
वेव्स को छोड़ेगा भी और वेव्स जो निकलता है उसको ग्रहण भी करेगा। ठीक है, ये याद रखना। फिर कहता है सुदूर संवेदी तथा भौगोलिक सूचना तंत्र के आंकड़ों प्रदान करने का महत्वपूर्ण स्रोत है। बात सही है, आंसर इसमें हो जाएगा ए, यानी कि ए और आर दोनों सही है, आर ए का सही व्याख्या करता है। क्लियर, समझ में आया ये क्वेश्चन? ए जिनका भी आंसर है बिल्कुल सही है। ठीक है, 4 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से किस प्रक्षेप में भूमध्य रेखा को नहीं खींचा जा सकता है? ठीक है, यानी कि भूमध्य रेखा को कौन से प्रोजेक्शन में नहीं खींचा जा सकता है? अगर भूमध्य रेखा को खींचना है तो आपको पता है मानचित्र का कई प्रकार होते हैं, तो पूछ रहा है इसमें कि किस प्रोजेक्शन में इसे नहीं खींचा जा सकता है। प्रविष्ट ध्रुवीय मध्य प्रक्षेप, ध्रुवीय समस्या समक्षेत्र प्रक्षेप, ध्रुवीय मध्य समदूरस्थ प्रक्षेप या नौमैनिक ध्रुवीय मध्य प्रक्षेप। यहां ख लिखा हुआ है, इसका मतलब हो गया इंटर। ठीक है, तो खमध्य हो गया है, खमध्य हो गया है यहां पे भी और यहां पे भी, उससे कोई दिक्कत नहीं है। आपको बताना है कि भूमध्य रेखा को नहीं खींचा जा सकता है। मानचित्र वाला चैप्टर अगर अच्छे से एनसीईआरटी में पढ़े होगे तो तुम्हें यह जरूर पता होगा। अब देखो, आज मानचित्र करवाएं तो तुम्हें देखना है कि क्लास 6 का जो सोशल स्टडी है उसमें जो ज्योग्राफी का पार्ट है उसमें अगला चैप्टर 5 नंबर चैप्टर क्या है, ये तो तुम्हें देखना पड़ेगा ना, तब तो तुम कल अच्छे से आंसर कर पाओगे। गुड मॉर्निंग अंजू भारती। ठीक है, आफरीन फातिमा, इरशाद अहमद, किंग ऑफ जहानाबाद, उजांकन दिव्य दृष्टि 4 का सी बोल रहे हैं। चलो ठीक है, दिलीप सरोज, कृष्णा राव, आफरीन फातिमा, प्रमीला यादव। कमेंट करो भाई, इतना स्लो कमेंट क्यों कर रहे हो आप लोग? आप लोगों के लिए इतना एफर्ट लगा के क्वेश्चन ला रहा हूं चैप्टर वाइज। ठीक है, ये सारा सर्च करके क्वेश्चन बनाते हैं कि नहीं भाई, तुम लोगों को अच्छा क्वेश्चन मिलना ही चाहिए। चलो, अब यहां पे आंसर क्या हो जाएगा? देखो, यहां पे आंसर होगा नौमैनिक ध्रुवीय खमध्य प्रक्षेप। ठीक है, यानी नौमैनिक पोलर इंटरपोलेशन। आंसर डी हो जाएगा। जिनका भी आंसर डी है बिल्कुल सही है। अब तुम्हें क्या करना है, मैंने क्या कहा, जो भी क्वेश्चन मैं करा रहा हूं उसका और छोर को जरूर तुम लोग जाके अध्ययन करो अच्छे से, तभी आप इस चीज को अच्छे से समझ पाओगे। नहीं तो आपको लगेगा ये क्वेश्चन मुझे समझ में नहीं आ रहा है। ठीक है, भूपृष्ठ की औसत ऊंचाई एवं गहराई को किस वक्र रेखा से प्रदर्शित किया जाता है? यानी कि मान ले ये भूमि है, ठीक है, चलो ऐसे भी नहीं समझोगे तो सिंपल समझ लो कि एक तरफ ये ट्रांस हिमालय हो गया, ठीक है, एक तरफ ट्रांस हिमालय, वृहद हिमालय, मध्य हिमालय और शिवालिक, ये गंगा का मैदान, भाबर तराई वाला क्षेत्र, ये छोटा नागपुर का पठार, ये उड़ीसा तेलंगाना पठार, इधर आते आते फिर केरल और उसके बाद ये हो गया हिंद महासागर। क्या हो गया? हिंद महासागर। ठीक है, अब इसमें आगे गए हम तो प्रशांत महासागर में हमें मिल गया क्या? प्रशांत महासागर में मेरियाना ट्रेंच। ठीक है, अब मेरियाना ट्रेंच मिल गया, ये इसकी गहराई बताइए, कमेंट करेंगे मेरियाना ट्रेंच की कितनी है गहराई। ठीक है, और ऊंचाई हिमालय की कितनी हो जाएगी? 8,848 मीटर। कमेंट करोगे क्या है हिमालय की ऊंचाई और मेरियाना ट्रेंच की? ओह नो, गलत हो गया, ज्योति पटेल बोल रही हूं। कोई बात नहीं, मानचित्र वाला चैप्टर अच्छे से नहीं पढ़े होंगे, ऐसे भी इन सारे चैप्टर को छोड़ दिया जाता है स्टूडेंटों के द्वारा, है ना, विद्यार्थियों के द्वारा। तो 5 नंबर का क्या हो जाएगा आंसर, कमेंट करोगे? 5, हाँ, मेरियाना ट्रेंच, स्वाति धाकड़, 11,022 मीटर। चलो ठीक है, हिमालय की ऊंचाई, गंगा की लंबाई भी कमेंट करना जरा मैं देखूं। आइसोहेलाइन, क्या आइसोहेलाइन रेखा किस चीज से संबंधित है? उजांकन दिव्य दृष्टि, सर नहीं पता, आप बताइए क्या नहीं पता है, आप हमें बताइए, मैं बताऊंगा। 5 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? उच्चदर्शी वक्र, यानी कि हाइपरबोलिक कर्व। क्या हो जाएगा? हाइपरबोलिक कर्व। अब तुम्हारे अंदर ये क्रिएटिविटी होना चाहिए, जो भी शब्द हम टेक्निकल यूज कर रहे हैं, जो भी शब्द हम टेक्निकल यूज कर रहे हैं, आपको नोट डाउन करना चाहिए उसे। ठीक है, नोट डाउन करके आपको क्या करना चाहिए? उसे सर्च करना चाहिए।
खोजना चाहिए, उसमें नोट्स बनाना चाहिए। लेकिन आप यहां पे अगर हम 15 क्वेश्चन करवा रहे हैं, गंगा की लंबाई 2525 किलोमीटर, ब्रह्मपुत्र की लंबाई बताओगे। फिर बताता है दूरस्थ संवेदन में 4 भिन्न प्रकार के रिजोल्यूशन होते हैं, उन्हें उपयोग करने का सही अनुक्रम का पहचान कीजिए। ठीक है, यानी कि आपसे क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, जो आईआरएस टेक्नोलॉजी के बारे में अभी हम बताएं आप लोगों को, रिमोट सेंसिंग में उसमें जो यूज किया जाता है रिजोल्यूशन, उसके उपयोग करने के सही अनुक्रम क्या है। ठीक है, चलिए अभी मैंने आपको यह बताया है गंगा की लंबाई 2525, ब्रह्मपुत्र की लंबाई 4848 मीटर हो गया, हिमालय की ऊंचाई, बहुत बढ़िया, ब्रह्मपुत्र की लंबाई 2900 किलोमीटर, स्वाति धाकड़, बहुत बढ़िया। तो सबसे पहले रेडियो सक्रिय, स्थानिक स्पेक्ट्रमी या कालिक, स्थानिक स्पेक्ट्रमी, रेडियो सक्रिय या कालिक, कालिक स्पेक्ट्रमी, रेडियो सक्रिय, स्थानिक, बताओ क्या होगा आंसर एबीसीडी में। आईआरएस टेक्नोलॉजी में किस तरीके से यूज किया जाता है, देखो इसमें बहुत सिंपल है। 6 का मैं आंसर देख रहा हूं, सी आ रहा है। देखो सबसे पहले क्या किया जाता है, स्थान को लिया जाता है, किसको, किसी विशेष स्थान को। मान लो हमें आईआरएस टेक्नोलॉजी से गुजरात के भूमि के बारे में जानना है, तो हम पहले एक स्थान चुन लिए, ठीक है। फिर क्या करेंगे, स्पेक्ट्रमी, यानी कि अब यहां पे तरंगों का विक्षोभ प्रारंभ होगा, है ना। फिर रेडियो सक्रिय, यानी कि कहने का मतलब क्या हो गया, अभी मैंने क्या बोला, तरंगों का विक्षोभ प्रारंभ हो जाएगा, यानी रेडियो एक्टिविटी यहां पे बढ़ेगी। फिर स्थानिक, यानी कि अच्छा 1 मिनट, बी आंसर है, सॉरी ये दोनों सेम था। फिर कालिक, ठीक है, यानी कि पहले स्थानिक मैंने बताया ही, फिर स्पेक्ट्रमी हो गया, फिर रेडियो सक्रिय, और उसके बाद कालिक, यानी कि उसके बाद उसका पीरियोडिक टेबल एक तैयार किया जाएगा कि भैया यहां पे क्या क्या चीज मिला। ठीक है, आंसर भी है। सबसे पहले किसी स्थान को हम इमेजिन कर लिए, फिर वहां पे स्पेक्ट्रम जो है सो कि अपना प्रभाव दिखाया, फिर रेडियो एक्टिविटी बढ़ी, और उसके बाद वहां का पीरियोडिक टेबल स्टार्ट हो गया कि भैया वहां पे क्या क्या है, ये चीजें गणना कर ली गई। ठीक है, आईआरएस टेक्नोलॉजी का ये, कंफ्यूज मत होना, स्थानिक, स्पेक्ट्रमी, रेडियो सक्रिय और कालिक। ठीक है, तारा आरेखन यानी कि स्टार डायग्राम इज यूज्ड टू रिप्रेजेंट विच ऑफ द फॉलोइंग, पीरियड ऑफ विंड्स ओनली, केवल पवनों की अवधि, केंद्र स्थल एवं आच्छित स्थलों के बीच प्रवाह, पवन की दिशा एवं अवधि, केवल पवनों की दिशा। यानी कि जब हम लोग देखते हैं तारा आरेख, तो वे किस चीज को निरूपित करने के लिए प्रयोग किया जाता है, 7 नंबर। अच्छा, आप लोगों को कोई प्रॉब्लम है, कोई दिक्कत आ रही है, सारा कुछ क्लियर है, समझ में आ रहा है, हम समझ रहे हैं, बिल्कुल बेसिक से चैप्टर को उठाया जा रहा है, इसलिए हो सकता है क्वेश्चन में आप लोग कंफ्यूज हो रहे होंगे कुछ कुछ टेक्निकल वर्ड को लेके। ठीक है, लेकिन आपको अभी से इसी चीज को लेके चलना है आगे। जब आगे आप क्लास में जाएंगे, एनसीईआरटी का सारा एमसीक्यू जब आप धीरे धीरे डील करना सीखोगे, तब आप आगे के क्लास को पीछे के क्लास से कोरिलेट करके चीजों को समझ पाओगे। ठीक है, तो 7 नंबर का आंसर क्या हो जाएगा, बहुत बढ़िया, 7 का दिलीप का सही आंसर है। और मैं देख लूं किनका सही आंसर आ रहा है, सब्या सिंह का सही आंसर है। चलिए ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, आराम से, नो प्रॉब्लम सर, ऑल क्लियर है। मुजांकिन काजल यादव, चलो देखो 7 नंबर में केंद्र स्थल एवं आच्छित स्थलों के बीच प्रवाह, आंसर आप लोग कर रहे हो बी, ये बी कर रहे हो आप लोग आंसर। ठीक है, ये गलत है, बी नहीं होगा। पवनों की दिशा एवं अवधि, याद रखना स्टार डायग्राम का जो यूज है वो किस चीज के लिए किया जाता है, वो पवनों की दिशा एवं अवधि के लिए किया जाता है। पवन चक्की में भी आप देखोगे इस तरीके का लगा हुआ रहता है, क्या, पवन चक्की का जो पंख होता है वो। तो क्या हो जाएगा, पवनों की दिशा एवं अवधि। अरे यार देखो सिंपल, आप देखे होंगे गांव में अगर आप रहे होंगे कभी, तो पहले मेटाडोर चलता था या जीप चलता था, उसके ऊपर एक इस तरीके का बना रहता था और उसमें कटोरी लगा हुआ रहता था। ठीक है, यानी कि ये बताता था गाड़ी कितना स्पीड चल रहा है, एक तो जितना गाड़ी तेज चलने लगता था ये उतना तेज घूमने लगता था। ठीक है, तो
ये जो बेसिकली पवनों की दिशा के निर्धारण के लिए भी होता है कि पवन किस दिशा से किस दिशा की ओर चल रही है। कभी ये उल्टा चलने लगा पूरब से पश्चिम, कभी पश्चिम से पूर्व, इस तरीके से भी होता है ना। कोई बात नहीं है, गलत हो रहा है आंसर, कोई दिक्कत नहीं है, यहीं से आप लोग सीखेंगे, ठीक है। चलो, बहुत बार फिल्मों में भी ये स्टार डायग्राम दिखाया गया है। निम्नलिखित में से कौन सा मानचित्र थीमेटिक मानचित्र नहीं है? यानी कि आपसे पूछ रहा है, सिंपल अगर आप जान रहे होंगे थीमेटिक मानचित्र क्या होता है तो आप इसका आराम से आंसर कर पाओगे। कौन सा मानचित्र थीमेटिक मानचित्र नहीं है? ठीक है। 8 नंबर, स्थलाकृति मानचित्र, जनसंख्या वृद्धि मानचित्र, खनिज वितरण मानचित्र, रेशे वाली फसलों को दर्शाने वाला मानचित्र। आंसर बताओगे। अब हमें कमेंट करके बताना। सर ये लग तो बहुत इंटरेस्टिंग रहा है बट देखा नहीं कभी। जी सर हम गांव से ही हैं सर, आप कहां से? हम भी गांव से हैं, ठीक है। तो यहां पे जो तुम्हारा 8 नंबर क्वेश्चन है, थीमेटिक मानचित्र नहीं है। देखो, स्थलाकृति जो मानचित्र होती है वो एक थीमेटिक मानचित्र नहीं होती। मान लो किसी स्थलाकृति के बारे में बताना है, हिमालय की ऊंचाई है या कोई पठार है या कहीं जंगल है या बहुत ज्यादा घने वन है, ठीक है। उन सारी चीजों को दिखाने के लिए हम लोग क्या यूज करते हैं? फिजिकल मैप, है ना। तो आपको यहां क्या जानना है कि थीमेटिक में क्या क्या आता है, ठीक है। तो जनसंख्या वृद्धि का मानचित्र जो बनेगा वो आपका थीमेटिक कहला गया। खनिज वितरण का मानचित्र या रेशे वाली फसलों को दर्शाने वाला मानचित्र थीमेटिक मानचित्र के अंतर्गत आ गया, ठीक है। चलिए, कोई दिक्कत नहीं है। अब आपका यहां पे 8 नंबर क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। देखो, आज मैपिंग वाला जितना भी क्वेश्चन आपको करवा रहे हैं, ठीक है। आपको अगर कोई टेक्निकल प्रॉब्लम आ रही है, उसमें नहीं समझ में आ रहा है, तुरंत मैसेज करोगे, मैं आपको पर्सनल गाइडेंस में ये सारी चीजें बताऊंगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। 69 बीपीएससी का प्री कम मेंस की तैयारी हमारे फाउंडेशन में कराई जा रही है। प्रीलिम्स मात्र 5,999 रुपया में कराया जा रहा है। टेस्ट भी लगा हुआ है औजांग टेस्ट प्रैक्टिस पे 69 बीपीएससी का 499 में, इसमें 20 सेट है। यहां दिए गए नंबर पे आप कॉल कर सकते हैं अगर आपको इंक्वायरी चाहिए तो, ठीक है। भौतिक मानचित्र, स्थलाकृति मानचित्र, बिल्कुल स्वाति धाकड़। कहां चली काजल? अब काजल के पीछे सबका ध्यान है। काजल का कहना है कि मुझे और भी क्लास करना है सर, इसलिए मैं जा रही हूं। कोई बात नहीं है। नाभिक मापक पर मापित, ठीक है, नाभिक मापक पर मापित अधिवासों के स्वरूप को प्रदर्शित किया जा सकता है। कोरोप्लेथ मानचित्र, आइसोप्लेथ मानचित्र, कोरोक्रोमेटिक मानचित्र या डेसीमेट्रिक मानचित्र। द नेचर ऑफ सेटलमेंट मेजर्ड ऑन न्यूक्लियस स्केल कैन बी डिस्प्लेड। अब बताइए क्या हो जाएगा आंसर? बहुत ही सिंपल है, अधिवास का बात किया जा रहा है। यानी जब अधिवास का बात किया जाएगा तो डेंसिटी का बात किया जाएगा। अधिवास का जब बात किया जाएगा यानी सेटलमेंट का बात किया जा रहा है। तो सेटलमेंट में क्या हम लोग देखते हैं कि कोई भी एरिया कितना डेंस है, यही देखते हैं ना। तो इसमें आंसर हो जाएगा डेसीमेट्रिक मानचित्र। 9 का डी, जिनका भी आंसर आ रहा है बिल्कुल सही आ रहा है, ठीक है। चलो, यानी कि सर आप कौन सी सब्जेक्ट पढ़ाते हैं? कभी आप इतिहास पढ़ाते हैं, कभी भूगोल पढ़ाते हैं। अच्छा, ये हमें नहीं समझ में आ रहा है, ये औजांकियन है या कोई और है भाई? दिव्य दृष्टि, क्योंकि ये फोकस इनका क्वेश्चन पे नहीं है, ठीक है। हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमी, साइंस सब तुम्हें पढ़ना होगा यूपीएससी निकालने के लिए, ठीक है। आप क्वेश्चन में ये नहीं लिख सकते हो वो एमआर सीट में जब एग्जाम दोगे कि भैया क्वेश्चनों में कभी हिस्ट्री पूछ लेते हो, कभी ज्योग्राफी पूछ लेते हो। शिक्षक एक विषय के स्पेशलिस्ट होते हैं, मैं मानता हूं, लेकिन आपको क्या फोकस करना है? आपको एमसीक्यू कराया जा रहा है, ठीक है, एनसीईआरटी। तो एनसीईआरटी क्या केवल हिस्ट्री में है, केवल ज्योग्राफी में? भैया सब सब्जेक्ट का है। तो आपको मिक्स करके चीजों को समझाना मेरा जो है क्या है, उत्तरदायित्व है। तो आपको ये समझना ही नहीं है हम क्या पढ़ाते हैं, हम क्या समझा सकते हैं, ये आप देखिए। हमसे कहीं गलती हो रहा है, आप हमें कमेंट करके बताइए कि सर आप तो नहीं बता सक रहे हैं या आपसे नहीं हो पा रहा है। आप कमेंट करो ना, मैं उसमें सुधार करूंगा, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। 10 नंबर,
मल्टी स्पेक्ट्रल स्कैनर सिस्टम, जिसे सुदूर संवेदन द्वारा हवाई छायाचित्र प्राप्त करने हेतु प्रयुक्त किया जाता है। ठीक है सर, ऑलराउंडर है, राइट सर। नहीं, क्वेश्चन तुम्हें क्या करा रहा हूं इस पे फोकस करो, सब्जेक्ट मैटर ही नहीं करता है। मान लो ज्योग्राफी तुम्हारा बहुत बढ़िया, हिस्ट्री नहीं बढ़िया, एग्जाम नहीं होगा। क्योंकि तुम समझो इस चीज को, तुम्हें जो नौकरी चाहिए वो सामान्य, उसमें उसका डिमांड है कि तुम्हें जर्नलिस्ट बनना पड़ेगा, तुम्हें सामान्य ज्ञान की जानकारी होना चाहिए, विशेषज्ञ नहीं बनना है। डॉक्टर विशेषज्ञ होते हैं, आंख का ऑपरेशन करना है तो आंख वाला डॉक्टर के पास जाना होगा, ऐसा नहीं है कि आप हार्ट वाला डॉक्टर के पास चले जाएंगे। तो विशेषज्ञता तुम्हें नहीं चाहिए, तुम्हें एक अच्छी समझ होनी चाहिए, तुम एक अच्छे सामान्य होने चाहिए। ठीक है सर, आप क्वेश्चन कराइए। ठीक है, तो मल्टी स्पेक्ट्रल स्कैनर सिस्टम, अब ये क्या है, स्कैन करने का काम करता है। ठीक है, और मल्टी कई तरह के चीजों को। सर हार्दिक पांड्या है, चलो बहुत बढ़िया। सर मेरा तो कमेंट ही नहीं पढ़ रहे हैं, ये रेनू सिंह बोल रही हैं, ऐसा नहीं है। तो लैंडसेट इमेजनरी हवाई छाया चित्रण से, या फिर साइड लुकिंग एयरबॉर्न रडार से, अत्यधिक ऊंचाई वाले हवाई छाया चित्रण से। ठीक है, हाई एल्टीट्यूड एरियल फोटोग्राफी, साइड लुकिंग एयरबॉर्न रडार, एरियल फोटोग्राफी या लैंडसेट इमेजनरी। क्या हो जाएगा आंसर? ठीक है, देखो जैसे ही तुम यहां देख रहे हो सुदूर संवेदन, ठीक है, तो मैंने क्या बताया, सुदूर संवेदन को अधिकतर यूज किया जाता है किस चीज के लिए, लैंड में आपका क्या क्या है उसके लिए, जैसे मिनरल्स के लिए हो सकता है, किसी एनर्जी वाले जैसे यूरेनियम वगैरह मिनरल्स में ही आ गया, या फिर खेती के लिए भी, आपदा प्रबंधन के लिए भी इसको यूज कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो इन सारे चीज में आप देखोगे कि आपका सीधा सीधा लैंडसेट इमेजनरी आपको क्लिक कर देना है, क्योंकि मल्टीटास्किंग काम कौन कर रहा है, आपका जो सुदूर संवेदन जो है वो। ठीक है, भारत ने भी कई सारे IRS टेक्नोलॉजी को डेवलप करके अपने सैटेलाइट क्षेत्र में इसे छोड़ा है ना। भारतीय राज्य व्यवस्था में, लो पॉलिटी का क्वेश्चन आ गया। अब बोलना कि सर आप ज्योग्राफी से पॉलिटी में अगर भैया पूरा 10 क्वेश्चन कराए हैं तुम्हें एनसीईआरटी का मानचित्र से, तो बच्चों को लगता है ऐसा कि नहीं, पॉलिटी या हिस्ट्री से भी क्वेश्चन आना चाहिए। बिल्कुल, पहली बार आपकी क्लास के लाइव ले रहे हैं सर, वो भी ऑफिस में बैठ के। खुशबू बोल रही हैं, बिकॉज जब मैं घर जाती हूं तो क्लास सारा देख लेती हूं। ममता देवी, सर प्लीज, मेरा नाम वर्षा कुमारी है, तो ममता क्यों लिखा हुआ है कोई दिक्कत नहीं। भारतीय राज्य व्यवस्था में निम्नलिखित में से कौन सी अनिवार्य विशेषता है जो यह दर्शाती है कि उसका स्वरूप संघीय है? तुमसे क्या पूछ रहा है कि भैया यहां पे जो इंडिया है, इंडिया क्यों जो है फेडरल सिस्टम में बिलीव करता है, क्यों ऐसा क्या है जो दर्शाता है? ठीक है, यहां वही लिख रहा है ना, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एन एसेंशियल फीचर ऑफ द इंडियन पॉलिटी विच इंडिकेट्स दैट इट इज फेडरल इन नेचर। यानी कि वैसे तो इसे क्वासी फेडरल कहा जाता है। क्या कहा जाता है? क्वासी फेडरल। लेकिन आपको क्या बताना है कि भैया ये फेडरल है, संघीय रूप धारण किए हुए, कैसे ऐसा लगता है आपको? न्यायपालिका की स्वतंत्रता सुरक्षित है। संघ की विधायिका में संगठक इकाइयों के निर्वाचित प्रतिनिधित्व होते हैं। केंद्रीय मंत्रिमंडल में क्षेत्रीय पार्टियों के निर्वाचित प्रतिनिधित्व हो सकते हैं। मूल अधिकार न्यायालयों द्वारा परिवर्तित नहीं है। मूल अधिकार न्यायालयों द्वारा परिवर्तनीय है। ठीक है, यानी आर्टिकल 226 और 32। ABCD में आंसर क्या हो जाएगा, कमेंट करके बताओगे। ठीक है, ABCD संघीय का मतलब समझ रहे हो? संघीय जो व्यवस्था है, क्या हो जाएगा आंसर? 11 नंबर, 11 का B आ रहा है, A आ रहा है, बहुत बढ़िया। 11 नंबर का देखो, संघीय क्यों है आपको समझना पड़ेगा ये। ठीक है, सबसे पहले तो मूल अधिकार न्यायालय द्वारा परिवर्तनीय है, ये संघीयता को नहीं दर्शाता है। ठीक है, केंद्रीय मंत्रिमंडल में क्षेत्रीय पार्टियों के निर्वाचित प्रतिनिधि हो सकते हैं, ये भी नहीं दर्शाता है इस चीज को।
संघ की विधायिका में संगठक इकाइयों के निर्वाचित प्रतिनिधि होते हैं, ये भी नहीं दर्शा रहा है। ठीक है, संघ कहने का मतलब ये हो गया केंद्र और राज्यों का संघ। ठीक है, लेकिन उसमें जब शक्तियों का बंटवारा आ जाता है, ठीक है, क्या आ जाता है, शक्तियों का बंटवारा, तो वहां से संघीय प्रणाली स्टार्ट हो जाती है। ठीक है, ठीक है, तो देखो आपको पता है कि भारत में जो शक्ति का बंटवारा किया गया है केंद्र राज्य के बीच में किया गया है। ठीक है, फिर अगर आप न्यायालयी व्यवस्था में जाओगे तो आप देखोगे कि इसमें भी हाई कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट है, जिला न्यायालय है। ठीक है, तो इस तरीके से संघीय ढांचा को समझने का प्रयास कीजिए। संघीय का मतलब यह नहीं हुआ केवल केंद्र और राज्य को समझ लीजिए। ठीक है, यहां पे आपको समझना पड़ेगा कि न्यायपालिका की स्थिति क्या है, कार्यपालिका की स्थिति क्या है, विधायिका की स्थिति क्या है। आंसर है यहां पे जो न्यायपालिका का जो स्वतंत्रता है वो सुरक्षित है, सबसे बड़ी बात। अब मान लो संसद के द्वारा कुछ ऐसे कानून बना दिए गए जो भारतीय संविधान के जो आधारभूत ढांचा है उसको क्या कर रहा है, उल्लंघन कर रहा है उसका, तो सुप्रीम कोर्ट उसका क्या करता है, उसको डिसॉल्व कर देता है। सिंपल सा बात है ना। प्रिया कश्यप एंड जल्दी करें, चलिए कृष्णा ठाकुर आंसर्स, तो आंसर क्या हो गया, आंसर आपका हो गया ए। ठीक है, चलो, मूल अधिकारों के अतिरिक्त भारत के संविधान का निम्नलिखित में से कौन से भाग मानव अधिकारों के सार्वभौम घोषणा 1948 के सिद्धांत एवं प्रावधानों को प्रतिबिंबित करता है। अब तुम्हें अगर पता होगा जो अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग है, कमीशन है, उसमें आपने पता है ये चीज कि 1948 का सार्वभौम घोषणा पत्र है मानव के अधिकार को लेकर। ठीक है, यूएनओ वगैरह अगर आप पढ़ते हैं तो वहां पे इस चीज को आपने समझा होगा। तो कहता है कि सिद्धांत एवं प्रावधानों को कौन प्रतिबिंबित करता है, उद्देशिका, डीपीएसपी, मूल कर्तव्य। 1 2 2 1 3 1 2 3 आंसर कमेंट करोगे। चलिए, प्रिया कश्यप और कृष्णा ठाकुर, लड़ाई झगड़ा नहीं करना है, आप लोगों को शानदार तरीके से आंसर बताना है। देखो इसमें जो सिंपली आपका आ जाएगा ह्यूमन राइट्स के सिद्धांतों एवं प्रावधानों को प्रतिबिंबित करता है, तो आंसर हो जाएगा 1 2 3। मूल कर्तव्य भी आपके कहीं ना कहीं इस प्रावधानों को प्रतिबिंबित करते हैं, और उद्देशिका भी और डीपीएसपी भी, क्योंकि डीपीएसपी फाइनली जब आपका देश समृद्ध हो जाएगा ना, या समृद्ध जैसे जैसे होता चला जाएगा वैसे वैसे डीपीएसपी जो है ना फंडामेंटल राइट में कन्वर्ट होते जाएगा। इस बात को समझिए, जो आपको फंडामेंटल राइट दिए गए हैं, ऐसा नहीं है कि डीपीएसपी एक समय फंडामेंटल राइट नहीं बन सकता है। आप फंडामेंटल राइट को इसीलिए लाया गया था कि देश जैसे जैसे आर्थिक स्थिति में मजबूत होते चल जाएगा वैसे वैसे डीपीएसपी को मूल अधिकार में कन्वर्ट करते चले जाएंगे। जैसे शिक्षा का अधिकार, आर्टिकल 21A, अगर आप जानते होंगे तो। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा, 1 2 3। चलो, निम्नलिखित में से किसका संबंध गवर्नर जनरल विलियम बेंटिक से था। 13 नंबर क्वेश्चन। ठीक है, यानी कि आपको पता है सती प्रथा, राजा राम मोहन राय, बहुत पढ़ते हैं विलियम बेंटिक, लेकिन आपको अब बताना है इसमें। तो रेगुलेशन 16, जन निर्देश समिति, मैकाले का विवरण, आगरा प्रेसिडेंसी, आंसर क्या हो जाएगा, रेगुलेशन 16, पब्लिक इंस्ट्रक्शन कमेटी, और मैकाले डिस्क्रिप्शन, और आगरा प्रेसिडेंसी। 1 3 1 3 1 2 3 4 आंसर बताओगे क्या हो जाएगा। गुरुजी, ऐसे कोई बच्चा है जिसमें बुक के साथ एमसीक्यू भी होता है? अच्छा, ऐसा कोई बैच है जिसमें बुक के साथ एमसीक्यू भी होता है? एमसीक्यू तो हम आप लोगों को करवा रहे हैं ना डेली। सॉरी सर, रॉन्ग हो गया मेरा, कोई दिक्कत नहीं है। 13 नंबर क्वेश्चन, 13 का क्या हो जाएगा, 13 का सी। देखो 13 नंबर का आंसर हो जाएगा डी। अगर आप अच्छे तरीके से विलियम बेंटिक को समझते हो, उनके बारे में पढ़े हो, तो आपको ये पता है मैकाले का विवरण
जन निर्देश समिति रेगुलेशन 16 और आगरा प्रेसिडेंसी जो है वो लॉर्ड विलियम बेंटिक से ही संबंधित था। और लॉर्ड विलियम बेंटिक को एक गवर्नर जनरल की लिस्ट में भारत के लिए एक बेहतर गवर्नर जनरल माना जाता है, जैसे रिपन को माना जाता था, है ना। चलो आगे बढ़े। फोर्टीन नंबर क्वेश्चन, सिप्री, कमेंट करना सिप्री का फुल फॉर्म। सिप्री की हालिया रिपोर्ट के मुताबिक सैन्य खर्च के मामले में देशों का सही क्रम है अधिक से कम, यानी कि कौन से देश हैं जो अधिक खर्च कर रहे हैं सेना में, आपको उसका क्रम को बताना। चीन, अमेरिका, रूस, भारत, चीन, रूस, अमेरिका, भारत, अमेरिका, चीन, रूस, भारत, रूस, अमेरिका, चीन, भारत। यही 4 गो देश हैं जिनका नाम आता है जो अपने सैन्य क्षमता को बढ़ाने के लिए अत्यधिक खर्च करते हैं। ठीक है, तो देखो 14 नंबर में जो आंसर है वो तुम्हारा हो जाएगा, सबसे पहले तो अमेरिका हो जाएगा, ये तुम्हें पता है अमेरिका बहुत खर्च करता है अपने डिफेंस में। फिर चीन का नाम आएगा और उसके बाद रशिया का और उसके बाद भारत का। ठीक है, आंसर सी। सिप्री का फुल फॉर्म कमेंट करोगे क्या होगा। 15 नंबर क्वेश्चन आज का लास्ट क्वेश्चन। ठीक है, कह रहा है कि हाल ही में स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के द्वारा शुरू की गई ईट राइट इंडिया पहल किस चीज से संबंधित है। ठीक है, नहीं, किस चीज से संबंधित नहीं है, यानी इसके स्तंभ में कौन शामिल नहीं है। क्या शुरू किया गया है, ईट राइट इंडिया इनिशिएटिव लॉन्च्ड बाय द मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर। स्कूली बच्चों के लिए सुरक्षित स्वस्थ भोजन, बिल्कुल सही है, ईट राइट का है ये। पैक किए गए खाद्य उत्पादों के लिए फ्रंट ऑफ पैक लेबलिंग करना, यानी कि तुरंत इसे पैक किया गया है। स्थानीय रूप से प्राप्त पारंपरिक खाद्य पदार्थों के उपयोग को बढ़ावा देना, बिल्कुल सही। केवल वनस्पति आधारित भोजन के उपभोग को प्रोत्साहित करना। अब बताओ, आंसर पूछ रहा है शुरू किया गया है, उसमें कौन सा स्तंभ नहीं है। 15 नंबर क्वेश्चन, दुनिया के सारे शौक पाले नहीं जाते, कांच के खिलौने हवा में उछाले नहीं जाते, परिश्रम करने से जीत हो जाती है आसान, क्योंकि हर काम तकदीर के भरोसे टाले नहीं जाते। बहुत शानदार। 15 नंबर क्वेश्चन का देखो, जैसे ही तुम देखो ना इस तरह के क्वेश्चन में केवल लिखा हुआ आंसर वही होगा, जब नहीं पूछेगा तो। ठीक है, तो केवल वनस्पति के आधारित जो भोजन है उसके उपभोग को प्रोत्साहित करना, यह कथन गलत है, बाकी 3 सही है। ठीक है, चलो, उजांग सर लाइव चैनल को जरूर तुम लोग सब्सक्राइब कर लोगे। उजांग सर लाइव वहां पे आते हैं, ठीक है, तुम लोगों के लिए मेंस का जो प्रैक्टिस है आंसर का वो करवाते हैं। अब हमारे यहाँ जो टेस्ट लगा हुआ है यूपीएससी प्रहार का, बीपीएससी का ब्रह्मास्त्र हिस्ट्री के लिए, पॉलिटी के लिए एम लक्ष्मीकांत, यूपी पीसीएस के लिए लगा हुआ है, और एनसीईआरटी का टेस्ट लगा हुआ है। उजांग टेस्ट प्रैक्टिस आप डाउनलोड कर लो और आप आराम से इस टेस्ट से जुड़ सकते हैं। व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ने के लिए लिंक को क्लिक करें, यानी कि तुम्हारे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है लिंक, उसे क्लिक करो और आराम से ग्रुप में जुड़ जाओ। ये सारा आपको क्या किया जाएगा, प्रदान कर दिया जाएगा पीडीएफ। ठीक है, चलिए, एनी प्रॉब्लम, एनी क्वेश्चन। 15 का डी, बहुत बढ़िया। सभी लोग ज्यादा से ज्यादा क्लास को शेयर एंड लाइक कर दें। चलिए ठीक है, क्लास को लाइक कर दें, शेयर भी करें। चलिए फिर हम लोग मिलते हैं अगले क्लास में। एनसीईआरटी का अगला जो चैप्टर है उसको थोड़ा पढ़ के आइएगा ताकि आपको चीजें ज्यादा समझ में आए। ठीक है, मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।